everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Prakyani, your English educator. Dear class 10 students, उम्मीद करती हूँ आप लोग रेडी होंगे आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी MIQs। पूरा चैप्टर पढ़ लिया है भाई, एक्सप्लेनेशन, समरी, सॉल्यूशंस देख लिए, MCQ भी हो गए। अब क्या बचता है? अब वो चीज़ बचती है जो हमें एग्जाम तक जो है ना पहुंचाएगी। कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी सब तो पढ़ लिया, लेकिन ऐसे कौन से सवाल हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा है, जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं, CBSE की क्वेश्चन बैंक में भी है। तो वो सारे सवाल जो है चुन चुन के मैंने डाले हैं इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, बस आप अपनी जो है नोटबुक साथ में रखें, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए एंड मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एंड आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि हम कोशिश करते हैं, जैसा आपका पैटर्न आता है कि लिटरेचर सेक्शन में शुरुआत होती है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो उनसे शुरुआत करेंगे। इसमें क्या करते हैं, ये आपके चैप्टर का पूरा पैराग्राफ उठा के आपको डाल देंगे, बोलेंगे बेटा लो चीटिंग करो। आपको क्लियरली पैराग्राफ डाल देंगे और इसी पैराग्राफ के ऊपर 4-5 सवाल पूछेंगे। तो ये है ना खजाना है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे मार्क्स आराम से ले सकते हो आप, यानी यहाँ पे मार्क्स लूज करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, बस अब हम ये सीखेंगे कि कैसे इनके हम आंसर्स दे सकते हैं। तो फटाफट से मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. तो यहाँ पे कहाँ से शुरुआत है? नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि उस लवली ऑटम के दिन पे मेरी बेटी जो है मेरे साथ आई थी, अकम्पनी करना यानी साथ दिया था जिनानी ने मेरा। एंड पोडियम पे पहले स्वर्ण का मतलब होता है शपथ लेना, है ना। स्वर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे आपने शपथ ग्रहण समारोह देखे होंगे ना। तो बोला सबसे पहले जो है किसको बुलाया गया? मिस्टर डी क्लर्क को, क्योंकि वो सेकंड उपराष्ट्रपति थे, है ना, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर थाबो एम्बेकी को बुलाया जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। एंड फाइनली मेरी बारी आई तो मैं गया और मैंने जो है शपथ लेते हुए क्या बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है उसको मैं पूरा पालन करूंगा और उसे बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अपनी जो देश है उसके सभी लोगों के लिए, उनके वेलबींग के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से जो है समर्पित करता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, To the assembled guests and the watching world, I said, Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने अपने देशवासियों के लिए कहा। अब जाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब इतने बड़े बड़े लीडर्स आते हैं तो उनकी ड्यूटी बनती है कि उन्हें भी एड्रेस करें। तो उनके लिए कहा नेल्सन मंडेला ने कि आज जो हम सब यहाँ पे हैं, आप सब ने अपनी उपस्थिति दी है, इससे एक नए जो है ना आज़ाद अफ्रीका का जन्म हुआ है और आप सब इसके साक्षी बने हैं। और बताया है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। क्या था ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? अपार्टाइड वाला सिस्टम, पक्षपात वाला सिस्टम से जो हम बाहर आए हैं, उसका हमने जो अनुभव किया है, उससे हम ये तो बता सकते हैं कि अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होगी। क्योंकि जो इंसान जिस परेशानी को सहता है वो कोशिश करेगा यार कि सामने वाले को ये परेशानी ना हो। तो कहते हैं इतने सालों तक हमने पक्षपात सहा है, अब एक ऐसे समाज जन्म लेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होगी और इक्वालिटी होगी। क्लियर है पूरी जो है? आई थिंक बात सबको याद आ गई क्या थी। तो इस पर अब सवाल आएंगे, दे पाएंगे ना हम आंसर? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा मैम सवाल कैसे होंगे? तो सवाल का पैटर्न कुछ भी हो सकता है ना। इट कुड बी मे बी MCQs, वो आपसे ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। फिलअप हो सकता है, शॉर्ट आंसर हो सकता है, सिनोनिम एंटोनिम एंड इवन एनालॉजी हो सकती है। एनीथिंग कुड बी देयर, राइट। सो नंबर 1 जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट? द फॉर्मेट ओवर हियर इज एन MCQ. सो द क्वेश्चन सेज व्हाट प्लेज डिड नेल्सन मंडेला टेक? तो वही जो बात पैरा में कही थी वही सवाल पूछा है। लट्टू सा तो क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ही इजी सा है। What pledge did Nelson Mandela take? क्या pledge दिया उन्होंने? A. To obey and uphold the constitution. B. To devote himself to the well-being of the republic and its people. C. To respect and protect humanity. Or is it D. All of the above?
तो जो है हमारे जल्दबाजी वाले बालक है ना, वो क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे व्हाट प्लेज डिड नेल्सन मंडेला टेक टू अपहोल्ड, टू ओबे एंड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा मेरे रुको जरा, सब्र करो, पूरा क्वेश्चन देखा करो। सेकंड ऑप्शन पढ़ो, क्या है, डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ पीपल, यानी अपने लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करेंगे, ये भी तो सही बात है। टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बचाए रखेंगे, ये भी सही है। अरे जब तीनों सही है तो ऑप्शन डी होगा। एंड ये होती है वही मिस्टेक जो स्टूडेंट्स मुझे आके कहते हैं कि मैम पढ़ा तो पूरा था, मार्क्स नहीं आए यार, पता नहीं क्यों। ये मिस्टेक करते हो ना, सिली मिस्टेक, जल्दबाजी वाली मिस्टेक्स। दीज मिस्टेक्स शुड बी हाईली अवॉइडेड, स्पेशली व्हेन यू गाइज आर इन क्लास 10, है ना। बोर्ड है, हम रिस्क नहीं ले सकते यहाँ पे, तो जल्दबाजी में आंसर मत करो। सारे ऑप्शन एटलीस्ट एक बार तो पढ़ ही सकते हो ना, इतनी जल्दी तो किसी को नहीं होती है ना, सबको पेपर सॉल्व करना है, लेकिन एटलीस्ट करेक्ट आंसर दो आप, है ना। तो इस सिली मिस्टेक से अपन दूर रहेंगे, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बात मेरी समझ आई कि नहीं? हर बार मैं हर MIQ में ये बात क्यों दोहराती हूँ, ताकि इतनी बार दोहरा दूँ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि अगली बार अगर पहला ऑप्शन पढ़ के भगो तो दिमाग में आवाज गूंजी, है ना, कि पलक मैम ने मना किया था भाई सारे ऑप्शन पढ़ने अपने को, है ना, फिर ही आंसर देना है। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, ये कोई MCQ नहीं है, आपको शॉर्ट आंसर में देना है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, व्हाट डज द सोर्स डिपिक्ट। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जहां पे पूछते हैं व्हाट इज द सोर्स। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ये जो अंश आपने लिया है इसका सोर्स। सोर्स का मतलब क्या है, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका नाम क्या है, वो क्या है, वो आपको पूरा बताना है, ठीक है। सो द सोर्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट इज द चैप्टर, पूरे चैप्टर का आप नाम बताएंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एग्जैक्ट उसी वे में लिखेंगे जैसा आपको लिख के दिया गया है। एन ऑटोबायोग्राफी क्रेडिटेड टू साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, तो ये क्या है, उनकी जीवनी है, उनकी आत्मकथा है। क्रेडिटेड टू, किसकी है ये आत्मकथा, अफ्रीकन प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की। और ये क्या डिपिक्ट करती है, ये पूरी जो आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, ये किसके ऊपर है, तो आपको पता है आज़ादी के ऊपर है, कि उनकी कम्युनिटी कैसे आज़ाद होना चाहती थी। सो इट डिपिक्ट्स द बैटल फॉर ब्लैक पीपल्स फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका। ये पूरा क्या डिपिक्ट करती है, क्या दर्शाती है, बैटल फॉर, किस चीज़ की लड़ाई थी, जितने भी काले लोग थे वहाँ पे उनकी आज़ादी की लड़ाई थी, है ना, उसी के ऊपर तो ये पूरी जो है ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन में दो पूछे गए हैं ना क्वेश्चन, दो पार्ट्स, तो हमने देखो पैरा चेंज करके आंसर दिया है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें जिससे आपके जो है ना अच्छे मार्क्स आपको मिल पाए। चलिए तीसरा सवाल इज अगेन इन MCQ व्हिच सेज व्हाट इज नॉट अंडरस्टूड बाय द टर्म एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर as said by Nelson Mandela in his speech. A. Racial discrimination. B. Policy of apartheid. C. Equal rights given. या D. Whites ruled the country. सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल को ध्यान से पढ़ना। क्या है, What is not understood। कभी भी सवाल में नॉट वर्ड आता है या नो वर्ड आता है उसको हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि यहाँ जो है ना कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ठीक है, वैसे तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सब इसका सही आंसर मुझे बता पाएंगे, है ना। इस वाले का आंसर आप जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू से, पहले वो समझो एंड देन मूव ओवर टू द ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन समझ आ गया ना, आंसर ईजी है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट अंडरस्टूड बाय द टर्म। सबसे पहले तो इस टर्म को लिख लो, क्या है ये टर्म, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ठीक है, इसकी बात की जा रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब पूरे लेसन में हमको पता है यहाँ पे किसकी बात की गई है। पहले तो मुझे बताओ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है, व्हाट इज दिस। तो बोलो मैम ये अपार्टाइड सिस्टम है ना, जिसमें पक्षपात किया जाता है जाति के या रंग के आधार पे। तो अपार्टाइड सिस्टम एक ह्यूमन डिजास्टर है। ठीक है, अच्छा इस सिस्टम में क्या हुआ था, वाइट्स जो है, गोरे जो हैं ब्लैक पे रूल करते थे, वाइट्स रूल्ड दी कंट्री, है ना, वाइट्स रूल्ड ब्लैक्स। ठीक है, वो उन पे शासन करते थे, उनको जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। अच्छा, अपार्टाइड सिस्टम को और क्या कहा जाता है, रेशियल सेग्रीगेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। एक ही बात है, ये ह्यूमन डिजास्टर, ये सब एक दूसरे के क्या हैं, अरे सिनोनिम ही तो है, बात तो एक ही है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहूँ, अपार्टाइड सिस्टम कहूँ, वाइट रूल द ब्लैक कहूँ, है ना, रेशियल सेग्रीगेशन कहूँ। ठीक है,
या फिर डोमिनेंस कह सकते हो, डोमिनेंस ऑफ वन कम्युनिटी ओवर अनदर। ये सारे मीनिंग हो सकते हैं किसके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो हमने लेसन में पढ़ा था। ठीक है, अब बोल रहे हैं व्हाट इज नॉट, यानी आपको भाई ये 4 ऑप्शन दे दिए, कहा इनमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या नहीं है। फिर से सुनना, कोई भी क्वेश्चन आता है अपनी भाषा में समझा करो, उसे हिंदी में समझो, आसान हो जाएगा। बोलते हैं व्हाट इज नॉट अंडरस्टूड, इनमें से ऐसे कौन सा ऑप्शन है, कौन सी बात है जो कि ह्यूमन डिजास्टर नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अब मैंने तुमको बताया, क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन डिजास्टर है ना भाई, रेस के आधार पे आप किसी का भेदभाव कर रहे हो, बिल्कुल डिजास्टर है। बी, पॉलिसी ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट यानी पक्षपात की जो पॉलिसी थी वो तो है ही ह्यूमन डिजास्टर। इक्वल राइट्स गिवन, किसी को इक्वल हक देना, क्या ये डिजास्टर है? कैसी बात कर रहे हो मैम, इक्वल हक देना तो बहुत ही बढ़िया बात है, यही तो होती है ह्यूमैनिटी, तो ये चीज ह्यूमन डिजास्टर नहीं है। व्हाइट्स रूल्ड दी कंट्री, सफेद गोरों ने जो है रूल किया था कंट्री को, क्या ये ह्यूमन डिजास्टर है? हाँ, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते थे, तो ये हो गया। यानी करेक्ट आंसर क्या है आपका, व्हाट इज नॉट अंडरस्टूड बाय द टर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इक्वल राइट्स गिवन। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि होता क्या है ना, व्हाट डू किड्स डू, दे जस्ट वॉच दिस, जल्दबाजी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर पढ़ा, क्या देखा, पॉलिसी ऑफ एपेटाइट को कोई टिक करके आ गया, कोई जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को टिक करके आ गया, तो ऐसे नहीं, अपने क्वेश्चन समझना है। ओके, क्लियर है? तो जिसने ऑप्शन सी आंसर दिया है, वेल डन, पैट योर बैक, अपनी पीठ थपथपाओ, और जिनका गलत गया है कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रखना है इफ एग्जाम में एक क्वेश्चन है उसे करेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हु टुक ओथ बिफोर नेल्सन मंडेला, मंडेला जी से पहले किस किसने ओथ यानी शपथ ली थी, तो पैराग्राफ में नाम दिए गए हैं आपको दोनों के, मिस्टर थाबो एम्बेकी एंड मिस्टर डी क्लर्क टुक ओथ बिफोर नेल्सन मंडेला, दोनों का नाम बताया, एक फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बना, एक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सो मिस्टर थाबो एम्बेकी, कुछ ही नाम है जो आपको जरूर लेसन में से याद करने हैं। हाँ, दीज आर द थिंग्स विच आई से, कि इसमें यार कोई ट्रिक नहीं है, नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, एंड वो कैसे याद होंगे, जैसे बार बार अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कितनी बार इनका नाम आ रहा है, ऐसे पढ़ते पढ़ते रेगुलरली याद हो जाएंगे। तो कौन थे, थाबो एम्बेकी एंड मिस्टर डी क्लर्क ने पहले शपथ ली नेल्सन मंडेला से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, दैट इज, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cicillos, the Chief Luthulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subiquis of our times. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of personalities. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is the people, finer and truer than the purest diamonds. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. अब फटाफट से मैं आपको समझाती हूँ ये पैराग्राफ क्या था। यहाँ पे मंडेला जी बताते हैं, बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन यानी किसी के ऊपर जो है इतने सालों तक दबाव डाला गया है, उसका एक, देखो दबाव डालने का क्या मकसद होता है किसी का, कि वो इंसान झुक जाएगा, डर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन इस दबाव डालने का एक अनइंटेंडेड यानी ऐसा सोचा तक नहीं था गोरों ने, क्या इफेक्ट आया कि इतने, अब ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं, फ्रीडम फाइटर्स के नाम है, कितनी महान पर्सनालिटी, यानी उनको जितना आपने नीचे गिराया वो उतना निखर के आए, सच हाइट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी इतना दबाव होने के बाद ही तो इनको अपना पोटेंशियल समझ आया, और ये इतने निखर के आए, मतलब इन्होंने देश के लिए जो बखूबी काम किया है वो बताया नहीं जा सकता। फिर यहाँ पे कहते हैं वो कि मेरी कंट्री बहुत रिच है, यानी मिनरल्स, जेम्स, इसकी सॉइल में आपको सब मिलेंगे, लेकिन बोलते हैं मेरी कंट्री का असली वेल्थ, असली धन क्या है, ये मिनरल्स, जेम्स नहीं है, ये कौन है, यहाँ के लोग। यहाँ के लोग कौन है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे और सच्चे, किससे तुलना कर रहे हैं, लोगों की प्योरेस्ट डायमंड्स। डायमंड हम मानते हैं हीरा सबसे प्योर होता है, बहुत ही फाइन होता है, तो कहाँ है हमारे देश की जो वेल्थ है, हमारे लोग हैं। एंड इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन दी स्ट्रगल दैट आई लर्न, और इन्हीं लोगों से स्ट्रगल करते हुए, जो मेरे साथी है, कॉमरेड्स यानी जो मेरे साथी हैं, इनके स्ट्रगल से मैंने असली मतलब सीखा है करेज का, यानी साहस का। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन, और बोला मैंने इतने टाइम से और बार बार मैं देखता आया हूँ कि दोनों मैन और वुमेन
अपने जीवन को रिस्क करते हैं फॉर एन आइडिया। फॉर एन आइडिया का मतलब होता है किसी का कोई मकसद, किसी गोल के लिए जो है लोग अपनी जीवन का बलिदान भी देते हैं। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो सब आंसर अब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो कि कहता है व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट ए, इट मेड द पीपल इंडिफरेंट टू injustice, B, it made the people reject oppression, C, it influenced the generation to fight against injustice and build high characters, or is it D, it made people accept their oppression। तो ऑपरेशन का यानी दबाव डालने का इतने टाइम तक क्या अनइंटेंडेड इफेक्ट था, ऐसा इफेक्ट जो किसी ने सोचा नहीं था। A, B, C, D 4 ऑप्शन है। तो पीछे ही मैंने आपको बताया था ऑपरेशन बेसिकली, मैं इस टाइम पे एक बॉल का एग्जांपल हमेशा देती हूँ। एक बॉल होती है, जितना जोर से आप उसको नीचे मारोगे उतना ही वो ऊपर जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी जितना लोगों को दबाया गया था, तो उसका इफेक्ट क्या निकल के आया कि ऐसी एक जनरेशन बन गई जो किसी के साथ अगर इनजस्टिस हुआ उसे लड़ी, और उनके कैरेक्टर्स इतने हाई हो गए थे, यानी उनकी कैरेक्टर का मतलब होता है किसी की क्वालिटी इतनी हाई हो गई थी, यानी वो इतने करेजियस, इतने साहसी हो गए थे कि बता ना पाए, राइट। मतलब ऐसी क्वालिटी आपको आम जगह पे, आम इंसान पे देखने को ना मिले। ओके, सो करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर इसमें क्या बैठेगा, सबको समझ आ गया, इट्स ऑप्शन सी। What? It influenced a generation to fight against injustice and build high characters. All right? Very well, moving on to the next question, which says, men of such extraordinary courage refers to the people who dash. A, made the apartheid system. B, used their resources to spread awareness. C, fought for other countries' freedom. या D, demonstrated utmost strength to oppose the system. तो यानी कहा गया है men of such, ऐसे आदमी जिनका extraordinary साहस था। इसमें से वो किन लोगों की बात कर रहे हैं, लाइक कौन है वो आदमी? वो लोग जिन्होंने एपेटाइट सिस्टम बनाया, ये पक्षपात वाला सिस्टम बनाया, या वो लोग जो रिसोर्सेज यूज करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, वो लोग जो दूसरों की कंट्री की आज़ादी के लिए लड़े, या वो लोग जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है जज्बा दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाया किसी सिस्टम को अपोज करने के लिए। तो सबसे परफेक्ट आंसर क्या ये होगा? नहीं, मेड द एपेटाइट सिस्टम की तो बात है ही नहीं। अवेयरनेस, देखो जागरूकता फैलाने की बात नहीं थी यहाँ पे। फॉट फॉर अदर, दूसरी कंट्री की फ्रीडम के लिए लड़ोगे, उससे तो क्या ही मतलब, अपनी कंट्री की बात हो रही है यहाँ। एंड डी होता है बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्या? डेमोन्स्ट्रेटेड अटमोस्ट, यानी एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी क्या, अटमोस्ट स्ट्रेंथ, यानी इतनी हिम्मत, इतना जज्बा दिखाया उनने कि मतलब आप परेशान हो ना, फिर भी आप में वो जज्बा आ जाए कि यार ये कर सकता है, अगर इसमें जोश है तो मुझ में क्यों नहीं है, राइट। टू अपोज द सिस्टम, यानी जो सिस्टम चल रहा था उसका अपोज करना, यानी किसी चीज के खिलाफ हो जाना, है ना। तो टू अपोज द सिस्टम, क्लियर है? चलिए, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 अगेन आपको एक शॉर्ट आंसर के फॉर्म में दिया गया है। ध्यान रखिए, इस सवाल में भी 2 पार्ट्स हैं, तो आप याद से दोनों पार्ट्स के आंसर दें। द क्वेश्चन सेज, हु वर द मेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, हाउ डिड दे कम टू बी नोन। तो यहाँ पूछा गया है कि वो कौन लोग थे जिनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी साहस था और विजडम था, मतलब बुद्धिमत्ता थी, और वो जेनरस थे, और उन्हें कैसे जाना जाने लगा। तो आपको अगर जो नाम याद हो कुछ, तो आप वो नाम यहाँ पे, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी 5-6 नाम है, उन सभी को याद कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या क्या नाम है? ओलिवर टैम्बूज, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथिलस, यूसुफ ददूद, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सुबिक्विस वर द मेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। एंड उन्हें कैसे जाना लगा? एज अ रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी दीज मेन वर नोन, क्योंकि इन पे इतने सालों तक जो है दबाव डाला गया, बहुत ही ज़्यादा इनको कठोर बिहेवियर किया गया, उसके बाद ही इनकी पर्सनालिटी निखर आई और इनको जाना गया। तो इनके नाम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे सामने? क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद ही निखर के आए हैं ना, इतने स्ट्रगल तक वो टिके रहे। ओके, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 4 पे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो कि कहता है, When Nelson Mandela says, I have seen men and women risk and give their lives for an idea, what does he mean about them? तो मंडेला जी ने अभी वो पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, उसकी आखिरी लाइन में लिखा था कि मैंने देखा है मेन और वुमेन को जो अपनी लाइफ रिस्क करते हैं एक आइडिया के लिए। तो इससे आइडिया से उनका यहाँ पे क्या मतलब है? So, when Nelson Mandela says, I have seen men and women risk and give their lives for an idea,
ही मीन्स दैट दे आर कमिटेड टूवर्ड्स देयर गोल। पीछे ही मैंने आपको बताया था आइडिया का मतलब क्या होता है कि उनका जो भी मकसद है, मान लो किसी का मकसद है देश को आज़ादी दिलाना, किसी का मतलब है अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना, जो भी मकसद होता है, तो बोला अपने उस आइडिया के लिए, उस पर्टिकुलर गोल के लिए वो इतने कमिटेड रहते हैं, इतना उसके लिए डेडिकेटेड रहते हैं कि वो अपनी जान भी जो है दे देते हैं। ओके, क्लियर है मीनिंग? वंडरफुल। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा एक्सट्रैक्ट, जिसे हम जल्दी से पढ़ते हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its great wealth, its people, finer and truer than the purest diamonds. It is from these comrades in the struggles that I learned the meaning of courage. ये तो पिछले पैराग्राफ में इंक्लूड हो गया था। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. अब आगे कुछ लाइंस और एडेड हैं। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. तो वही बात है, बस ये बताया है उन्होंने, और तारीफ कर रहे थे वो लोगों की कि कैसे वो अपने गोल की तरफ कमिटेड रहते हैं। और बोला मैंने इतने सारे आदमी देखे हैं जो ना, कितना अटैक हुआ, कितना टॉर्चर, यानी आप मानो ना आज़ादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती, बेमतलब बेरहमी से उन्हें इतना ज़्यादा मारा जाता है, मतलब फिजिकली तो इतना, फिजिकली मेंटली इतना टॉर्चर करते हैं। तो बोले मैंने आज ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें इतना टॉर्चर होता है लेकिन वो टूटते नहीं है, वो झुकते ही नहीं है, मतलब इतना स्ट्रेंथ दिखाएंगे एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी कि घाव होते हैं, उनके घाव भी भर जाते थे, उन्हें लगता था हाँ अब हो गया, चलो फिर से उठना है। मतलब इमेजिनेशन के दूर है, डिफाइस इमेजिनेशन, तुम वहां तक सोच भी नहीं सकते जहां तक उन्होंने वो स्ट्रगल किया था। राइट, सो अब आते हैं सवालों के उत्तर देने। एमसीक्यू है पहला सवाल, विच सेज व्हाट ओपिनियन डज द स्पीकर हैव अबाउट द पीपल इन हिज कंट्री। जो हमारे स्पीकर हैं उनका अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के जो हैं लोग, देशवासियों के लिए क्या उनकी राय है। ओपिनियन मतलब क्या राय है उनकी। ए, दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री आर वेरी वैल्यूएबल। B, that the people of his country are lazy. C, that the people of his country are wealthy. और D, that the people of his country are developed. तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या की थी, अपने देश के लोगों को उन्होंने कंपेयर किया था प्योरेस्ट डायमंड से। डायमंड से कंपेयर करने में वो क्या बता रहे थे कि मेरे देश के जो लोग हैं ना बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो करेक्ट वर्ड क्या होगा, कीमती किसे कहते हैं, वैल्यूएबल का। देखो लेजी तो होगा नहीं। अच्छा, वेल्दी और डेवलप में कंफ्यूज मत होना, डेवलप की बात नहीं है। वेल्दी मतलब होता है अमीर। अब यहाँ पे वेल्दी का एग्जैक्ट मतलब अमीर है पैसे से, लेकिन लेखक कहना चाहते हैं वो कीमती है, वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा वैल्यू वो रखते हैं। तो हमेशा एमसीक्यू में कभी कभार ऐसा टाइम आ जाता है जहां आपको लगता है दो ऑप्शन बहुत मिलते जुलते हैं, आपको थोड़ा और उस पर जो है ना अच्छे से अपना आंसर स्टडी करना है ताकि आप बता पाओ कि व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शंस। आई वेरी वेल अंडरस्टैंड, मैं अग्री करती हूँ, देयर आर टाइम्स when there are two confusing options, but यही तो टाइम है ना, क्यों है ये 10th का बोर्ड की, यही टाइम है आपको प्रूव करना है कि यार मैंने अच्छे से पढ़ा है, मेरा कंसेप्ट क्लियर है। तो सबसे परफेक्ट यहाँ पे आंसर जाएगा वैल्यूएबल, दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए एग्जाम में भी कभी ऐसी दुविधा होती है तो मेरी ट्रिक अपना लिया करो, उन दो ऑप्शन को अच्छे से स्टडी किया करो, पैराग्राफ को रिमेंबर किया करो कि यार परफेक्ट क्या बैठेगा भाई, तो जो परफेक्ट बैठता है उस पर टिक लगा के आएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। For what do men and women risk their lives according to the extract? A, for an idea. B, for a belief. C, for their benefit. Or is it D, for humanity? यानी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के हिसाब से men और women यानी आदमी और जितनी भी औरतें हैं वो अपनी लाइफ, अपने जीवन को किस चीज के लिए रिस्क पे डालते हैं। फॉर एन आइडिया, फॉर अ बिलीफ, फॉर देयर बेनिफिट, फॉर ह्यूमैनिटी। तो आपको एग्जैक्टली जो लाइन दी थी उसमें क्या लिखा था, एग्जैक्टली लाइन में लिखा था मेन एंड वुमेन रिस्क देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। बस आइडिया करके आ जाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। मैम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे होंगे शायद कि ह्यूमैनिटी के लिए लाइफ, भाई वो ठीक है बट इतना आगे तक मत जाओ ना। आपको जो एग्जैक्ट पूछा है, समटाइम्स स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेट देयर ओन क्वेश्चंस, आई हैव सीन दिस कि इजी क्वेश्चन को भी आप कॉम्प्लिकेट कर देते हो कि मैम इतना आसान नहीं आ सकता। अरे भाई तुमने पढ़ा है इसलिए आसान लग रहा है वो, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो फॉर एन आइडिया, तो आप ए को ही टिक करके आओगे। ऑल गुड, चलिए नेक्स्ट इज The people of South Africa are compared with dash. नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका के लोगों को की तुलना किससे की है। A, all minerals and gems. B, Nelson Mandela himself. C, purest diamonds. Or is it D, comrades of the struggle? तो पीछे उन्होंने बताया था the people of my country are its wealth, finer and truer than the dash, than the प्योरेस्ट डायमंड्स, है ना। किससे तुलना की थी, पीछे ही बताया था पढ़ते टाइम, देख लेना पैराग्राफ में।
बोला है कि मेरे जो लोग हैं देशवासी, उनकी तुलना किससे की है कि वो प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा प्योर है, उनसे भी ज्यादा सच्चे हैं और उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं। ओके, क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। स्पीकर के अनुसार किसी भी नेशन की, किसी भी देश की सबसे बड़ी जो है ना, सबसे बड़ा धन क्या होता है उसके लिए। सो पीपल ऑफ अ कंट्री आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। ज़्यादा तुमको एलैबोरेट नहीं करना है, सीधे बता देना है उस देश के जो देशवासी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सबसे बड़ा धन होते हैं। एंड बहुत ही सही बात है, क्योंकि इंसान है आगे जाके वी आर द वंस, जैसे हम कहते हैं यूथ होता है ना, यंग पीपल होते हैं, हम ही तो हैं जो कुछ ना कुछ बड़ा करके अपने कंट्री के लिए बहुत नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे हमारी सारी जो है आज लीडिंग हमारी कंपनीज कर रहे हैं, है ना, यंग यंग माइंड्स कर रहे हैं। सो पीपल ऑफ अ कंट्री आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। एंड नंबर 5, the word dash means the capacity to recover from difficulties। अच्छा सवाल है। पैराग्राफ में एक ऐसा वर्ड दिया है जिसका मतलब है द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, यानी इतनी क्षमता कि कोई भी परेशानी आए उससे हम उभर के आए। तो पीछे पैराग्राफ आई थिंक बताते टाइम भी मैंने बोला था, पैराग्राफ दिखा देती हूँ, कहाँ गया, ये देखो। इस पैराग्राफ में कहाँ है वर्ड जिसका मतलब है कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। अच्छा हिंट दे दूं, लास्ट 3 लाइंस में से कहीं है वो वर्ड। चलो इतनी हिंट दे दी, लास्ट के ये 3 ना, 1 2 3, इन 3 लाइंस में से वो वर्ड कहीं पे है। पढ़े लाइन, आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो रेजिलियंस बोलते टाइम मैंने बताया था, रेजिलियंस का मतलब होता है कितनी भी परेशानी हो, जैसे यहाँ पे उनको टॉर्चर हो, मार पड़ी हो, लेकिन उससे वापस से रिकवर करके आना। तो ये क्षमता बहुत ज़्यादा थी इन फ्रीडम फाइटर्स में। सो आपको करेक्ट वर्ड मिल गया आंसर। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ओके, करेक्ट वर्ड इज रेजिलियंस। ऑलराइट, ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब फटाफट से आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें डिपेंड करता है आपको एग्जाम में अराउंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं, बोलेंगे कि आप इसको 30 से 50 वर्ड्स में या 50 से 60 वर्ड्स में आंसर करो। तो वहां पे आपको बस कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है, कि आंसर की आपको लेंथ कितनी बोली गई है, उस हिसाब से आप इसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, व्हाई वाज द साइट कॉल्ड अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। साइट यानी क्या, वहां पे साउथ अफ्रीका में जिस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, तो उस जगह के लिए ऐसा क्यों कहा था कि एक रेनबो गैदरिंग है अलग अलग रंगों की, अलग अलग नेशंस की, जस्ट लाइक अ सतरंगी रेनबो होता है। सो हमें क्लियरली पता है क्योंकि साउथ अफ्रीका में इतने टाइम से वाइट का रूल था, अब इतने टाइम बाद हर रंग का इंसान बाहर आया था, एंड इवन साउथ अफ्रीका को ना अलग कर दिया था दूसरे नेशन से, है ना, क्योंकि तुम्हारी कंट्री खुद में ही लड़ रही है गोरे काले में, तो हम क्यों आए। लेकिन उस सेरेमनी के दिन देश विदेश से सभी लोग आए थे ह्यूमैनिटी सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऐसा देख के लग रहा था रेनबो, रेनबो कैसा था, जैसे सतरंगी सारे रंग उसमें प्रेजेंट रहते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे एक रेनबो गैदरिंग लग रही थी। तो इसे हम आंसर में कैसे पुट करेंगे, देखो, The site was full of leaders and dignitaries from all around the world। यानी वो जगह नेताओं और बड़े बड़े दिग्गज जो हैं पूरे वर्ल्ड के तरफ से आए थे, है ना, कहीं देश विदेश से आए थे वो सभी। These leaders, irrespective of their color, race and religion, had gathered to celebrate the victory of the apartheid regime and support the cause of peace, justice and human dignities। यानी ये जो लीडर्स थे, इररिस्पेक्टिव यानी कुछ मैटर नहीं करता था कि वो किस रंग के हैं, काले हैं, गोरे हैं, ब्राउन हैं, किस जाति से वो हैं, किस धर्म से वो हैं, इन सबको छोड़ के वो सिर्फ आए थे क्या गैदर कर क्या सेलिब्रेट करने, विक्ट्री ओवर द एपेटाइट रेजिम, यानी किसके ऊपर विजय, इस एपेटाइट पक्षपात वाले सिस्टम की, और किसे सपोर्ट करने, एक साथ जुट के पीस, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत को और शांति को सब एक साथ सपोर्ट करने आए थे। Hence, the site was called a rainbow gathering of different colors and nations। और इसी वजह से उस नज़ारे को क्या कहा गया था, एक रेनबो गैदरिंग लग रही थी अलग अलग कलर्स और अलग अलग नेशंस की। ऑल गुड, ठीक है, आप चाहते हो तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर्स के। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रॉमिस डिड मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि मंडेला ने अपनी ओथ टेकिंग स्पीच, जो शपथ ली थी, उस स्पीच में उन्होंने क्या क्या बोला था, बिगिनिंग में यानी शुरुआत में। सो एट द बिगिनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच, मंडेला प्रॉमिस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन,
and devote himself to the well-being of nation and its people. He also promised to make the nation free from poverty, deprivation, oppression and discrimination of all kinds. मंडेला जी ने पहले ही तो कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपने संविधान का पालन करूंगा, उसे बनाए रखूंगा एंड लोगों के वेलबींग के लिए, नेशन के वेलबींग के लिए खुद को पूरा समर्पित करूंगा. दूसरा उन्होंने कहा था कि फ्रीडम तो मिल गई है, लेकिन अब हम पक्षपात से तो फ्रीडम मिल गई है, लेकिन मैं पॉवर्टी यानी गरीबी से, डिप्राइवेशन यानी पिछड़े रहने से, ऑपरेशन यानी दबाव डालने से और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव से, यानी हर तरीके की परेशानी से जो है अपने देशवासियों को मैं पूरी तरह से मुक्त करूंगा. ओके, तो यही बोला था उन्होंने अपनी ओट टेकिंग स्पीच के शुरुआत में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपेटाइड? Describe the effect of the policy of apartheid on the people of South Africa. वैसे तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें भी स्टार लगा रही हूँ क्योंकि पूरा लेसन आपका इसी पर्टिकुलर सिस्टम पे बेस्ड है. तो आपको ये सिस्टम तो मतलब एकदम ही क्लियर होना चाहिए. तो एपेटाइड सिस्टम क्या है, पक्षपात के ऊपर है, उसको हम आंसर में कैसे कोट करते हैं. देखो, एपेटाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक सिस्टम है that divides people according to their race. जो लोगों के भेदभाव करता है किसके आधार पे? उनकी रेस के आधार पे. रेस यानी वो दौड़ लगाने वाली रेस नहीं है, ये रेस यानी जाति होती है या कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे कलर के रंग पे आधार पे आपने लोगों को जो है अलग कर दिया. सो द पॉलिसी ऑफ एपेटाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन साउथ अफ्रीका एंड इट्स पीपल. तो ये जो पॉलिसी चल रही थी, इस वजह से साउथ अफ्रीका के जितने भी ब्लैक लोग थे उनके दिलों में बहुत ही लास्टिंग वुंड का मतलब क्या होता है? घाव. तो एक बहुत ही लंबा और गहरा दिल में जो है ना घाव बैठ गया था उनके लोगों में. दिस पॉलिसी वॉज फुल ऑफ टेरर, ऑपरेशन एंड टॉर्चर ऑन द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका. यानी ये जो पॉलिसी थी ये कैसी थी? फुल ऑफ टेरर, यानी एक होता है ना आतंक का माहौल, दबाव का माहौल, कोई आप राइट्स नहीं कर सकते, टॉर्चर, जब चाहे किसी को मार दिया, उनको कोई छू नहीं सकता, वो किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते थे. And the wound created by this policy of racial discrimination would take many years to recover. और इस पॉलिसी से, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जो घाव होता है ना, उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. अब अगला सवाल कहता है, What did the display of jets and military salute symbolize? This is also a good question. आपको याद है जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी तो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स है, जो एयरप्लेन्स है, वो अपनी बढ़िया सी जो है ना प्रस्तुति दे रहे थे, वो बढ़िया बढ़िया डिस्प्ले कर रहे थे. तो अब इस डिस्प्ले से क्या सिंबलाइज है, मतलब वो क्या बताना चाह रहे थे? तो वी ऑल नो वो ये नहीं बता रहे थे कि हम कितने ताकतवर हैं, देखो हम कितनी बढ़िया फॉर्मेशन करते हैं. वो जेट्स एंड एयरप्लेन से मिलिट्री ये बताना चाह रही थी कि अभी जो लोकतांत्रिक सरकार बनी है, यानी जो डेमोक्रेसी है, हम उसका पूरी तरह से सम्मान करते हैं एंड पूरी तरह से हम लॉयल रहेंगे. यानी वो अपनी लॉयल्टी डिस्प्ले कर रहे थे इस नई गवर्नमेंट के लिए. ओके, सो वी विल कोट द आंसर इन दिस वे. There was a spectacular show of South African jets and troop carriers over the Union buildings. तो वो जो यूनियन आपको पता है प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर ये पूरा डिस्प्ले हो रहा था. It was a clear demonstration of military's loyalty to democracy as well as to a free and fairly elected government. तो spectacular का मतलब होता है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा शानदार. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार एक शो हुआ था, प्रदर्शन हुआ था यूनियन बिल्डिंग के ऊपर. इट वॉज अ क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन. ये क्लियरली क्या दर्शा रहा था? डिमॉन्स्ट्रेट यानी दर्शाना. किसकी लॉयल्टी? मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए, एज वेल एज कि एक फ्री और फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है. यानी अभी जो सरकार आई है ये सब लोगों के वोट से आई है. पहले जैसा होता था ना, वाइट्स अपनी मनमानी करते थे, लेकिन अभी ये लोगों के वोट से आई है. तो हम पूरी तरह लॉयल हैं एंड इस गवर्नमेंट को हम ओबे करेंगे. ओके, क्लियर आंसर है क्योंकि अच्छा सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? 3 स्टार लगा लो इस पे. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी ये और इम्पॉर्टेंट है ना. क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ये जो वर्ड यूज किया गया है इसका काफी इंपॉर्टेंस है इस पूरे चैप्टर में. तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो तो आप एग्जाम से पहले जरूर देखोगे कि कौन से क्वेश्चंस है जो जरूर से मतलब लगता है आ ही सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए. सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हमें पता है एपेटाइट सिस्टम, वो पक्षपात वाले सिस्टम की बात है. सो बाय मेंशनिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मंडेला इज रेफरिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ एपेटाइट followed in South Africa. This meant that there was racial segregation,
based on color, due to which the blacks suffered a lot. They were not allowed to demand freedom and did not have any right. So this meant, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या था वहां पे रेशियल सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, यानी बांट देना. तो रेस के आधार पे यानी कलर के आधार पे उन्हें बांट दिया गया था, जिस वजह से जितने भी काले रंग के लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा सहना पड़ा था. They were not allowed to demand for freedom, और उन्हें इतना भी परमिशन नहीं थी कि वो आज़ादी के लिए डिमांड करें, क्योंकि जो डिमांड करते थे उन्हें या तो मार दिया जाता था, जेल में डाल देते थे, बहुत परेशान करते थे, है ना. एंड दे डिड नॉट हैव एनी राइट, और उन्हें कोई भी हक नहीं दिया जाता था कि आप खाना, अच्छा प्रॉपर खाना खा सकते हो, प्रॉपर पानी पी सकते हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, वो आगे बढ़ पाए, ये कोई भी हक उन्हें नहीं दिया जाता था. ओके तो यही था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो कि इस पूरे चैप्टर का बेस है, आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. डज मंडेला थिंक दैट एन अफ्रीकन कैन फुलफिल द ट्विन ऑब्लिगेशन? गिव रीजन फॉर योर आंसर. नाउ मंडेला जी ने बताया था कि एक किसी भी इंसान के ना ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं. तो सबसे पहले तो दोनों वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए. ट्विन का मतलब तो पता है, दो, है ना, ट्विन्स बच्चे देखते हो ना जैसे. एंड ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब होता है ड्यूटी, है ना. किसी का जो ड्यूटी होती है, या जिसे हम कहते हैं हिंदी में कर्तव्य होता है ना. तो बोलते हैं कि किसी भी इंसान की, कोई भी हो, किसी भी देश से, उसके ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं, दो ड्यूटी होती है. तो क्या मंडेला को ऐसा लगता है कि कोई अफ्रीकन, है ना, इन दोनों ड्यूटी को पूरा कर सकता है, हाँ कि ना? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों ड्यूटीज क्या थी. तो सबसे पहली ड्यूटी तो फैमिली के प्रति, यानी आपके बच्चे, वाइफ, आपके माँ बाप, उनके प्रति आपकी ड्यूटी होती है कि आप उन्हें अच्छे से पाले पोसे, उनकी अच्छे से जो है शिक्षा करें एंड एवरीथिंग. एंड दूसरी ड्यूटी होती है आपकी समाज के प्रति, आपके कंट्री के प्रति, यानी जहां आप रहते हो, समाज, उसके लोग, उनके प्रति भी आपकी एक ड्यूटी होती है. राइट. सो यहाँ पे मंडेला एक्चुअल में बताते हैं कि हर इंसान ये ड्यूटी पूरी करता है, लेकिन एज एन अफ्रीकन, और उसमें भी वो ब्लैक थे, वो ये ड्यूटी कंप्लीट नहीं कर पाते थे. क्यों? क्योंकि उनको कोई राइट्स नहीं मिलते थे जीवन के. राइट. तो अगर राइट नहीं मिलेंगे तो आप अपने परिवार का पेट कैसे पालोगे, है ना. और अगर आपको कंट्री के लिए कुछ करना है तो उसमें भी दिक्कत, क्योंकि वहां पे वो इतना टॉर्चर करते थे वाइट लोगों ने. क्लियर है. तो इस वजह से आप आंसर को फॉर्मुलेट करेंगे क्या? नो. अकॉर्डिंग टू मंडेला एन अफ्रीकन कैन नॉट, एक अफ्रीकन जो है कैनॉट फुलफिल द ट्विन ऑब्लिगेशन. कौन सा है? एक तो फैमिली वाले का आप नाम क्या लिख सकते हो? पर्सनल ऑब्लिगेशन. एंड दूसरा सोशल, यानी कंट्री और समाज वाले को हमने कह दिया सोशल ऑब्लिगेशन. फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, उनके अनुभव से, मंडेला बिलीव्ड दैट ओनली व्हाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका कुड डू सो. तो उन्हें लगता था सिर्फ व्हाइट लोग कर पाते थे, क्योंकि उन्हें तो जीने का हक था, हमें तो हक भी नहीं था. द ब्लैक साउथ अफ्रीकन वर नॉट फ्री टू लिव लाइक अ ह्यूमन. मतलब उनकी सोसाइटी इतनी बुरी करती गई थी. आप सोचो ना, जैसे आप कोई जानवर को जैसे आप टॉर्चर करते हो ना, वैसे ही इंसानों को मतलब टॉर्चर किया जाता था. राइट. कि आपने उनको, जैसे नहीं किसी भी एनिमल को गले में फंदा होता है, राइट, आप बांध के रखते हो उसको, तो वैसे ही इंसान थे वहां पे ब्लैक लोग, उनको इसी तरह से उनको अपने इशारों पे नचाते थे. तो वही कहते हैं कि वी वर नॉट फ्री टू लिव लाइक अ ह्यूमन. इफ दे ट्राइड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, they were punished and isolated for being involved in the rebellions. और अगर देखो वो चाहते भी थे कि हमने अपनी ड्यूटी निभाएं परिवार की तरफ, समाज की तरफ, तो क्या करते थे? उन्हें मारते थे, टॉर्चर करते थे. राइट. उनका हौसला तोड़ देते थे कि तुम क्यों आ गए, तुम क्यों लड़ने आए हो, रेबेलियन यानी क्यों जो है लड़ाई करने आए हो अपने घर और अपने देश के लिए. ओके, क्लियर है आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. व्हाट डिड फ्रीडम मीन टू मंडेला इन चाइल्डहुड? यानी बचपन में मंडेला ने कहा था कि मुझे ये देश की आज़ादी का जज्बा बचपन से नहीं था, है ना. बोलते बचपन में उनके लिए फ्रीडम क्या थी, आज़ादी क्या थी? तो बचपन में आज़ादी, बस हर बच्चे के लिए क्या होती है आज़ादी? कि मैं जो है बढ़िया कितनी भी देर तक खेल सकूं, है ना, मैं जो है अपने मन चाहा कर सकूं, मैं वो नदी है, अरे मैं उस नदी में जो है स्विमिंग करने जा चुका, है ना, जो चाहूँ मम्मी पापा मुझे वो करने दे. बचपन में तो यही आज़ादी होती है. तो सेम थी मंडेला जी के लिए. ही सेड इन चाइल्डहुड फ्रीडम फॉर मंडेला मेंट टू बी फ्री टू रन इन द फील्ड्स, कि बढ़िया वो खेतों में दौड़ लगा सके, उन्हें कोई नहीं डांटे. टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो है नदी में, साफ नदी में बढ़िया वो जो है स्विमिंग कर सके, तैर सके. फ्री टू रोस्ट मीलीज एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी फ्री टू रोस्ट मीलीज, यानी वो जो अपना खाना है बढ़िया उसे बना सकें, अपने मन से जो चाहे वो खा सकें. और जो है बुल्स होती है ना, बुल्स, बैलों के जो पीछे बैक होता है, ब्रॉड बैक, चौड़ी जो उनकी जो पीठ होती है, उस पर बैठ के जो है ना वो बढ़िया घूम सके. ठीक है. तो बचपन में उनके हिसाब से फ्रीडम का यही अर्थ था.
अगला सवाल क्वेश्चन 8 ऑन योर स्क्रीन. Which twin obligations does Mandela mention, or what, according to Nelson Mandela, are a man's twin obligations? So इस चीज का आंसर मैं ऑलरेडी पीछे दे चुकी हूँ. किसी भी टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है कि वो ट्विन ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब है, दोनों ड्यूटीज का. तो यहाँ आपको बस वही एक्सप्लेन करना है. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, every man has twin obligations. The first obligation is to look after his family, parents, wife and children. The second obligation is to serve his people, his community and his country. तो ये दो obligation हैं जो आपको बिल्कुल हार्टली याद रखनी है. Moving on to question number 9, which says, what did Mandela realize about his brothers and sisters? अब मंडेला को फाइनली बाद में क्या रियलाइज होता है उसके समाज के जो भाई बहन हैं, यानी उसके जैसे जो लोग हैं, उनके लिए देन उन्हें क्या रियलाइज होता है. तो ये वही बात है, उन्हें ये रियलाइज होता है कि मेरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का यहाँ मतलब है उनके जो समाज के लोग हैं, उनके ही जैसे ब्लैक लोग. सो एज नेल्सन मंडेला ग्रू अप, जैसे ही वो बड़े हुए, he realized that his brothers and sisters of his community, including him and nation, were not free. तो जैसे वो धीरे धीरे बड़े हुए, grew वर्ड किसका पास्ट टेंस है, ग्रो का. आप ग्रोड नहीं लिखोगे, है ना, ग्रोड नहीं होगा, है ना, ग्रोड मत लिखना. क्या होता है पास्ट टेंस, ग्रू होता है. ठीक है. सो एज नेल्सन मंडेला ग्रू अप, उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनकी कम्युनिटी के, समाज के, यानी काले जो उनका ब्लैक कम्युनिटी थी, वो और उनके लोग फ्री नहीं थे, आज़ाद नहीं थे. As a result, his hunger for freedom, which he earlier wanted for himself, became great. Now he desired for freedom of his entire community. और इस वजह से जब वो बड़े हुए, अब उनकी जो आज़ादी के लिए जो भूख थी, जो तलब थी कि आज़ादी चाहिए, पहले वो क्या चाहते थे, तब वो इतने बड़े नहीं थे, तो वो चाहते थे कि मैं स्वयं के लिए आज़ादी लूँ. लेकिन जैसे जैसे उन्होंने, होता है ना, एक हमदर्दी आती है, आप लोगों को देखते हो, सहानुभूति आती है, तो उनका जज्बा और बढ़ गया कि अब जो है ये आज़ादी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे समाज के सभी लोगों के लिए है. और ये जो डिज़ायर था, ये जो इच्छा थी, अब वो उन्होंने पूरी इंटायर कम्युनिटी के लिए लगा दी कि भाई सबको जो है मैं आज़ाद करवाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 10 सेज, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम? नेल्सन मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी किसे कहा जाता है? सो अकॉर्डिंग टू मंडेला, ट्रू फ्रीडम डज नॉट मीन able to do what one wants without any interference. True freedom means freedom to realize one's true potential while leading a life of respect, equality and dignity. ये मैं हमेशा, सिर्फ नेल्सन मंडेला ने ये बात जो है ना सबके लिए कही है जो इस वीडियो को देख रहे हैं. फ्रीडम यानी क्या होता है ना, अभी जैसे टीनेज में होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें आज़ादी क्या लगती है, जो मन चाहे कर सकूं विदाउट एनी इंटरफेरेंस. फ्रीडम, मम्मी पापा रात भर हमको घूमने दे, है ना, पार्टीज में जाने दे, ये करने दे, वो करने दे, फ़ोन पूरे टाइम चलाने दो, इंस्टाग्राम देखने दो, हमें ये करने दो, ये फ्रीडम मानते हैं हम, है ना. हमें क्यों रोक टोक कर रहे हो? अरे उसके मम्मी पापा तो कुछ नहीं बोलते, वो तो बड़े चिल हैं, बड़े कूल हैं, है कि नहीं, हमको ये आज़ादी लगता है नहीं. तो नेल्सन मंडेला ने कहा फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि जो मन चाहे करो विदाउट एनी इंटरफेरेंस, यानी कोई तुम्हें रोक टोक नहीं करे. सच्ची फ्रीडम वो होती है कि जहां आपको अपना असली पोटेंशियल पता चले और आप एक रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और डिग्निटी वाला जीवन जियो. यानी समाज में आप जो है, जो करियर परस्यू करना चाहते हो, आपको करने दिया जाए. ये नहीं बोला जाए कि आप इस कास्ट से हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, आप लड़की हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, आप छोटे घर से आते हो, तो ये सब चीज़ें नहीं. एक रिस्पेक्ट के साथ आपको सारी वैल्यूज़ मिले, है ना, दैट इज़ एक्चुअली फ्रीडम. डिग्निटी के हिसाब से कि इक्वल राइट्स सबको मिले, डिस्पाइट ऑफ आप कौन से कलर के हो, कौन से रिलीजन के हो, कौन से कास्ट के हो, है ना, कोई मैटर नहीं करता. तो दैट इज़ फ्रीडम कि उस डिग्निटी के साथ आप जियो. नॉट कि आपको जो मन चाहे कि आप जो है बाहर निकल रहे हो और लोगों को मार रहे हो, तो नहीं, दैट इज़ नॉट फ्रीडम. ये फ्रीडम नहीं है, लेकिन फ्रीडम को सही सेंस में समझना चाहिए. सो दिस इज अ वेरी गुड सेइंग. समझने के हिसाब से भी एन आंसर तो याद रखेंगे हम. ठीक है, चलिए अगला सवाल. क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन सेज, व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड? शानदार बात कही थी यहाँ पे, है ना, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मंडेला ने ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के लिए क्या कहा था? उससे पहले हम ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड का कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो मैंने आपको दो लोग बना के दिखाए थे. एक ये हो गया गोरा यानी वाइट इंसान. अब काले को काले से बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं, तो अपन ऐसा करते हैं, काले को पीले से बना देते हैं. ठीक है, तो जैसे ये वाइट इंसान है और ये ब्लैक है. अब ये वाइट इंसान क्या करता है, इसको ऑप्रेस करता है, इसको दबाता है, इस पर पक्षपात करता है. तो ये बेचारा क्या हो गया, घिर गया, है ना, बेड़ियों से घिर गया, ये है ना, बेड़ियों से घिर गया. तो ये कौन हो गया, ये ऑप्रेस्ड हो गया, ये घिर गया. और जो परेशान कर रहा है वो कौन है, जो दबा रहा है, वो हो गया ऑप्रेसर. ठीक है, बात समझ आई.
तो मंडेला जी ने कहा था, इतना तो समझ आ रहा है कि ऑप्रेस्ड को फ्रीडम चाहिए क्योंकि इसको बांध दिया गया है, लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था भाई तुमको ये जो ऑप्रेसर दिख रहा है ना, ये भी फ्री नहीं है, ये भी बंधा हुआ है। अब सोचो मैम, ये किससे बंधा हुआ है? ये बंधा हुआ है हेट्रेड, नफरत की बेड़ियों से। असल में फ्री कौन है? जो ह्यूमन है, जो ह्यूमैनिटी के साथ जी सकता है। ये भी तो ऑप्रेसर है, ये क्या है? ये भी तो दबा हुआ ही है ना। कैसे? नफरत की जो है बेड़ियों से दबा हुआ है ये। कितने लोग इस पे नफरत करते हैं। इसको भी कहाँ, एक इंसान के अंदर क्वालिटी होती है इंसानियत की, लेकिन इसको बेचारे को उससे भी वंचित रहना पड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों ही फ्री नहीं है, दोनों को फ्रीडम की जरूरत है। विच मीन्स ये जो पक्षपात वाले सिस्टम होते हैं ये किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, राइट? क्योंकि दूसरा वाला भी, ऑप्रेसर भी जो है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी उससे बंधा हुआ है, राइट? तो यही बात बताई थी नेल्सन मंडेला ने, जिसे हम आंसर में कोट करते हैं। मंडेला ऑलवेज थॉट दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उनमें किसकी कमी है? किससे वंचित है वो? ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से तो दोनों ही वंचित है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द ऑप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। उन्होंने कहा ऑप्रेसर जो है, जो पक्षपात करता है, अत्याचार करता है, वो खुद भी किसका कैदी है? नफरत का कैदी है। और किसके बिहाइंड, लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, और किसके पीछे जो है वो लॉक हो चुका है? प्रीजडिस यानी पक्षपात और नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच की जो है बेड़ियों के पीछे जो है वो आ चुका है, लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड। तो इसी वजह से दोनों को, सिर्फ एक को आजाद नहीं होना है, दोनों को क्या चाहिए? आजादी चाहिए। सो ही ऑलवेज डिजायर्ड पीपल टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। वो हमेशा कहते हैं जितने भी लोग हैं सब लोग एक सम्मान के साथ जिए, एक रिस्पेक्ट, एक अपने डिग्निटी के साथ जिए। ओके, सो ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस का कॉन्सेप्ट काफी शानदार है, जिसे अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द क्वेश्चन सेज, मंडेला फील्स दैट करेज इज ट्रायम्फ ओवर फियर। हाउ वुड यू डिफाइन करेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट? सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं सब पे स्टार नहीं लगाऊंगी, है ना। सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि लेसन एक्चुअली थोड़ा लेंदी है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट बात है। मंडेला कहते हैं कि करेज, करेज यानी क्या होता है? साहस। साहस का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं है। साहस का मतलब है, डर तो सबको लगता है, लेकिन उस डर पे ट्रायम्फ, यानी जब आप उस डर को जीत लेते हैं, उसे साहस कहा जाता है, राइट? सो इस को आपको और डिफाइन करना है इस बात को। सो करेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। यहाँ पे किस चीज के लिए करेज चाहिए? कि अपार्थाइड जो सिस्टम है, पक्षपात के सिस्टम के अगेंस्ट जो है हम लड़ाई लड़ें। नेल्सन मंडेला फेल्ट दैट करेज इजंट अबाउट हैविंग नो फियर, इट्स अबाउट हैविंग फियर बट डिसाइडिंग टू ओवरकम इट विद डेडिकेशन। तो मंडेला ने क्या कहा? साहस का मतलब ये नहीं कि भाई मेरे को डर ही नहीं लगता, मैं निडर हूं। साहस का मतलब ये है, डर तो लगेगा, लेकिन ये हमने निर्णय लिया है कि इस डर को मैं ओवरकम कर पाऊंगा विथ अटमोस्ट डेडिकेशन, है ना। पूरा डेडिकेट होके मैं इस चीज से उभर पाऊं। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ करेज ओवर हियर। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच सेज, हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? यानी मंडेला की जीवन कब बदल गया जब उन्हें लगा कि नहीं यार, एक होता है ना आजादी की भूख लग गई उन्हें, तो कैसे उनका जीवन बदल गया? तो यहाँ आप कैसे आंसर दे सकते हो? देखो, यहाँ आप बता सकते हो कि पहले वो किस टाइप के इंसान थे। उन्होंने बताया ना कि वो डरे हुए थे, उनमें तब ये जोश नहीं था, लेकिन जैसे उन्हें आज़ादी का जो है, लोगों को देख देख के कि मेरे लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, तो वो एक वीक से एक बहुत ही बुलंद इंसान बन गए, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप इस आंसर में कोट कर सकते हैं। So, when Mandela realized that the entire black community lacked freedom, his life changed. A hunger for freedom of his people to live a life of respect and dignity transformed him. यानी जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी पूरी ब्लैक लोगों की कम्युनिटी लैक्ड फ्रीडम, लैक का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि उन्हें आज़ादी की कमी थी, तब उनका पूरा जीवन बदल गया। एक अंदर से उन्हें जो है अलग सा जोश आ गया, एक जज्बा आ गया कि मेरे सभी लोग जो हैं एक रिस्पेक्ट भरा जीवन और एक डिग्निटी भरा जीवन जिएंगे, जिस वजह से उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब क्या होता है? ये बदलाव आया है। क्लियर है? बिकॉज ऑफ दिस हंगर द फ्राइटेंड यंग मैन ट्रांसफॉर्म्ड टू अ बोल्ड मैन।
He built his entire life around fighting for the basic fundamental rights for his community. He was more selfless and virtuous than ever. तो because इसी भूख की वजह से आज़ादी की, वो जो है एक फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ यंग जो मैन है, वो किस में बदल गया, एक बोल्ड, एक साहसी आदमी में। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सही में ना इसी में डेडिकेट कर दी। सोचो वो 27 से 30 साल तो सिर्फ जेल में थे कि वो अपने लोगों के लिए बेसिक, मतलब बहुत हाई नहीं लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके लिए वो लड़े। एंड इससे वो बहुत ही सेल्फलेस बन गए, यानी अपना नहीं दूसरों का सोचते हैं, और बहुत ही वर्चुअस बन गए। क्लियर है? चलिए, तो शॉर्ट आंसर्स तो यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जो कि होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसे सुन के आधे बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ना लेसन अच्छे से समझना है और आंसर को स्मार्टली कोड करना है। आई नेवर से कि लॉन्ग आंसर रट के जाओ, स्मार्ट ड्राफ्ट में उसे डिवाइड करो कि इंट्रोडक्शन, बीच का एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट में कंक्लूजंस। व्हेन यू विल डिवाइड द आंसर, तब आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बढ़िया बनेंगे एंड आप एक भी मार्क्स उसमें लूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है यहाँ पे, what do you think about the obligations which the author is talking about? Also describe his feelings for them. यानी जो ऑब्लिगेशन, वही ड्यूटी वाला क्वेश्चन है। अब बोलोगे मैम ड्यूटी वाला क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। हाँ जी आ सकता है। मैंने तभी तो कहा जब एग्जाम देते हो कॉमन सेंस लगाया करो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितनी बात मुझे जो है और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखनी है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू राइट। आप लिखो इसमें अपने ख्याल, लिखो जो मंडेला जी ने बातें बताई हैं। ठीक है, देखो in the chapter the author has talked about two obligations for every man. तो अब मैं आराम से बैठ के ना इनको obligation समझा रही हूँ। कैसे? The first obligation is towards his family, parents, wife and children. The second is towards his community and his country. Being a social person, one has to fulfill these obligations. But being a black in South Africa, a man was not free to perform his obligations. He got punished if he tried to live as a human being. तो यहाँ पे हमने शुरुआत कैसे करी? हमने इंट्रोडक्शन बताया कि भाई वो ट्विन ऑब्लिगेशन क्या थे। पहला ऑब्लिगेशन जो है फैमिली के लिए और दूसरा सोशल लाइफ के लिए। फिर बताया कि एज अ ब्लैक, वो साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक इंसान थे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन्हें कोई भी राइट नहीं दिया जाता था, और अगर वो कुछ करना चाहते थे तो उन्हें उसकी सजा मिल जाती थी। Now when Mandela was a child, the author never thought of such an obligation. और जब वो छोटे थे, जाहिर सी बात है बचपन में किसी को ये थॉट आता है कि मेरी परिवार के प्रति ड्यूटी है, समाज के प्रति, तब तो सिर्फ ये ड्यूटी होती है कि मुझे गेम खेलना है ना, मुझे खेलने को मिल जाए, मुझे आज़ादी मिल जाए, खाने को सोने का, बस है ना, खाने का पीने का मजानी लाइफ चलती है। बट फिर बाद में बताते हैं, बट एज ही ग्रू ओल्डर एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट देम इन हिज ऑप्रेसिव सोसाइटी, ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट फुलफिल देम। तो फिर हमने धीरे धीरे बताया कि भाई जब वो बड़े हुए, उन्हें दिखा कि कैसे जो है दबाव डाला जा रहा है हमारी सोसाइटी पे, तब उन्हें लगा कि यार ये ऑब्लिगेशन कैसे ड्यूटी मैं पूरी कर पाऊंगा जब मुझे बेसिक राइट ही नहीं मिल रहे हैं। इन हिज अटेम्प्ट टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड नेशन, ही वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम। और जब उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ करूं, तो वो एक फैमिली मैन थे और उन्हें अपने फैमिली और घर को दूर छोड़ के जाना पड़ा था। ही हैड टू लिव इन सीक्रेसी। उन्हें एक्चुअली में एक आइलैंड में ये बात हुई थी कि उन्हें एक्चुअली एक आइलैंड में डाल दिया गया था, एक जेल में डाल दिया गया था। He could never fulfill his duty towards his family as a son, a brother, a husband and a father. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के प्रति, क्योंकि मुझे अब समाज के लिए कुछ करना था, तो मैं वो ड्यूटी अपनी नहीं निभा पाया। Mandela could not enjoy the fulfillment of his twin obligations. However, he fought for his people so that they could enjoy their freedom of performing their personal as well as social duties. कहते हैं ना कहीं किसी को जो है कुछ ना कुछ बलिदान देना ही पड़ता है। तो मंडेला ने क्या किया, उन्होंने चूज किया कि मैं अपने सोसाइटी, अपने नेशन के लिए लड़ूंगा, ताकि यहाँ के जो लोग हैं एटलीस्ट वो ये दोनों ड्यूटी निभा पाएं, ताकि वो अपने परिवार को भी जो है सही से पाल पाएं और अपने नेशन को भी। ओके, क्लियर है? तो किस तरह से लॉन्ग आंसर हमने दिया। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, व्हिच सेज describe the value of freedom for human beings and how it is important for the growth of civilization and humanism as described in the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करो भाई फ्रीडम की वैल्यू। अब क्या कर सकते हो, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा है, उसमें से इंस्टेंसेस उठाओ दिमाग में। अच्छा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, लॉन्ग आंसर धर धर लिखना चालू मत किया करो, ठीक है। 2 मिनट एटलीस्ट, आप 2 मिनट तो निकाल सकते हो ना, 2 मिनट दिया करो अपने दिमाग में आंसर को फॉर्म करने के लिए। चाहो तो रफ एरिया बना के आप वहां पे लिख भी सकते हो, ठीक है। आप जो है रफ कॉलम में लिखो थोड़ा सा कि मैं कैसे आंसर की शुरुआत इंट्रो करूंगा, मैं कैसे बीच में एक्सप्लेनेशन एंड कैसे कंक्लूजन।
वो एक बार आपने स्ट्रैटेजी बना दी ना, फिर तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। बिकॉज होता क्या है, हम लॉन्ग आंसर में लिखते हैं फिर काटते हैं। डोंट डू दैट कट वाली थिंग्स, है ना। अब 2 मिनट ले लो मात्र, है ना, 2 मिनट थोड़ा सोचने में लो, सो दैट जो आपके थॉट्स आए हैं आप उन्हें वर्ड्स में अच्छे से रख पाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए। चलिए, तो देखो कैसे बिगिन किया है मैंने। यहाँ पे पहला पैरा अपन ने ले लिया इंट्रोडक्शन, एंड दूसरी चीज पैराज में डिवाइड करो। अच्छा, पैरा में मतलब 5-6 भी नहीं कर लेना, 3 से 4 आर मोर देन इनफ पैराग्राफ्स, ठीक है। सो कैसे हमने इंट्रो स्टार्ट किया। द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज बेटर नोन टू दैट ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट एंजॉयड इट टिल ही गेट्स इट। तो सबके अंदर विचार होता है ना, विचार रखो अपने, क्या कि फ्रीडम, आज़ादी की वैल्यू उससे बेहतर कौन जा सकता है जो इंसान, उसको, वो इंसान जिसको आज़ादी मिली ही ना हो। देखो, जो इंसान बेड़ियों में रहता है ना, उसे ही समझ आता है कि एक्चुअल में आज़ाद होने का क्या मतलब है। इज़न्ट इट? जैसे आप अपने पूछोगे इंडिया में जो आपके दादा दादी परदादा उस टाइम में जो रहे हो, उन्हें आज़ादी का मतलब समझ आएगा ना, बिकॉज उन्होंने तो आंखों देखी है, सहा है कि कैसे जो है हमें हमारा हक नहीं दिया जाता था, राइट। अ पर्सन who is bounded within limits and not allowed to perform his duties freely values freedom more than anyone else. So वो इंसान जैसे शायद कहीं ना कहीं कोई लिमिट में रखा हो, कोई ना कोई बाउंड्री हो, और उसे अगर कहे कि आप जो है अब अपनी ड्यूटीज करो, तो उसको जो है ना उस फ्रीडम का एहसास सबसे ज्यादा हो, किसी और से ज्यादा होगा, राइट। नाउ यहाँ पे अब हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे एग्जाम्पल देते हुए। फॉर इंस्टेंस, यानी फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज नोन बेटर टू मंडेला who remained behind bars for most of his life। यानी 27 से 30 साल सोचो वो जेल में थे, उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। थिंक अबाउट अ बर्ड और एनिमल विच इज केज। तो यहाँ आप चाहो तो थोड़े एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि एक चिड़िया के बारे में या एक जानवर के बारे में सोचो जिसे केज कर दिया गया हो, है ना, केज के अंदर डाल दिया हो। एज इट हैज द हैबिट ऑफ लिविंग विद फुल फ्रीडम बट इन दी केज इट इज नॉट फ्री एंड इट्स कंडीशन इज वेरी पिटिएबल। क्योंकि उसको आदत क्या है, चिड़िया की आदत है उड़ना, है ना, आसमान में पंख फैला के उड़ना। अब उसे ये आदत नहीं है, वो फ्री नहीं है, तो उसकी कंडीशन कैसी है, वेरी पिटिएबल। पिटिएबल का मतलब होता है बहुत ही बेचारी सी कंडीशन हो जाती है उसकी। सिमिलरली लाइफ बिकम्स हेल इफ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। अगर हमें आज जहां हम रह रहे हैं ना, शुक्र मनाओ, क्योंकि हमें वी हैव, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जहां हमें आज़ादी है। तो लाइफ एकदम नर्क हो जाती है जहां पे लोगों को फ्रीडम की कमी हो, डिप्राइव्ड हो फ्रीडम से। डिप्राइव का मतलब होता है कमी होना। देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एज इट ग्रोज ओनली व्हेन वन हैज फ्रीडम। और सिविलाइजेशन, उस कंट्री का कोई ग्रोथ नहीं होता है जहां पे आज़ादी नहीं होती है। सिमिलरली ह्यूमैनिज्म ग्रोज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। और सेम तरीके से इंसानियत जो है कब उगती है, कब ग्रो करती है, जब इंसान को आज़ादी हो। इफ अ मैन इज फ्री टू डू हिज ड्यूटीज ही कैन प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। और अगर किसी आदमी को अगर आप फ्री करते हो कि आप अपने ड्यूटी निभा सकते हो, कर्तव्य निभा सकते हो, तभी तो है बेहतर से बेहतर जो है नतीजे मिलते हैं। An oppressed person always commits mistakes and is unable to perform well. So freedom is important for the growth of civilization. तो कोई oppressed, कोई दबा हुआ इंसान है, देखो मेंटली और फिजिकली, तो कहीं ना कहीं उससे जीवन में वो खुश नहीं रहेगा। और जब आप खुश नहीं होते हो ना, आपसे काम नहीं हो पाते हैं, आप वो चीज़ उतनी इफेक्टिवली नहीं कर सकते हो, राइट। तभी जो है आज़ादी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सिविलाइजेशन, पूरे लोगों की ग्रोथ के लिए। ओके, वंडरफुल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये पढ़ते हैं। Why was Nelson Mandela overwhelmed with a sense of history? How did he succeed in ending the apartheid regime in South Africa? यानी सवाल ये कहता है कि नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म्ड, यानी बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए थे, इतिहास बिल्कुल, क्योंकि उस दिन एक इतिहास सा रच गया था इनॉग्रेशन सेरेमनी में। और उन्होंने कैसे सक्सेस, वो जो सक्सेस हुआ उसको कैसे एंजॉय किया, जो अपार्टाइड रेजीम है जो ख़त्म हुआ था उसको कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया था। सो पूरा आप इनॉग्रेशन के डे का इंट्रो से लेके आप पूरा बताओगे एंड तक कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री आफ्टर लुकिंग एट द लॉयल्टी डिस्प्लेड बाय द आर्म्ड फोर्स टू द न्यू नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मंडेला रिमेंबर्ड हाउ द सेम ऑफिसर्स यूज्ड टू इम्प्रिजन हिम। तो मैंने कहा इस आंसर में आप चाहो बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको जो लगता है हाँ ये वाली बात अच्छी है वो डाल सकते हो। तो मैंने क्या बात उठा के डाली यहाँ पे, वो ओवरवेल्म क्यों हुए थे, क्योंकि उन्होंने देखा जो मिलिट्री थी, उन्होंने अपना डिस्प्ले किया लॉयल्टी गवर्नमेंट की तरफ। और वे याद करते हैं यार ये वही मिलिट्री थी जो कुछ टाइम पहले तक मैं जब लड़ाई करता था आज़ादी की तो मुझे जेल में डाल देते थे, इम्प्रिजन यानी जेल में डाल देना। He remembered that in the first decade of the 20th century and before his birth, the white-skinned people of South Africa
came together and created a system of racial discrimination against the dark skinned people of their own land. तो बताया था उन्होंने 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में और उनके जन्म से पहले वाइट कलर के जो लोग थे, वाइट स्किन के, उन्होंने एक साथ वो झुंड बना दिया और उन्होंने खुद से एक सिस्टम बना दिया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, यानी पक्षपात का। एंड इस वजह से कितना उन्हें सहना पड़ा है। दिस सिस्टम वाज वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमेन एंड वायलेंट सिस्टम दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। और ये ऐसा सिस्टम था, सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, मतलब इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल वायलेंट, मतलब लोग जो है ना इतना टॉर्चर सहने के बाद एकदम जंगली हो गए थे। यानी ऐसी दुनिया में कहीं भी किसी ने नहीं देखा होगा इस टाइप का सिस्टम। When Nelson realized that the black people of his nation were not free, he joined African National Congress to work for their freedom. और जब उन्हें एहसास हुआ कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तो उन्होंने ANC ज्वाइन किया और आज़ादी के लिए लड़ाई करी अपने साथियों के साथ। For freedom for him became freedom of the people of his community to live with respect and dignity. To get it, he became a bold criminal who had to spend around 30 years in prison. To work for his country, he could not do anything for his family. Now, ending हम कैसे करेंगे? In the fight for freedom, he fight along with many other courageous freedom fighters who even sacrificed their lives for the cause. तो उन्होंने किसके साथ लड़ाई करी है? और भी फ्रीडम फाइटर्स उनके साथी थे जिन्होंने अपनी जान जो है गंवा दी, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, किसके लिए? देश के लिए। As a result, after long years of struggle, the black African people became free and a non-racial government was set up in South Africa. तो वही बता रहे हैं क्यों वो इतना ओवरवेलम हो गए। इतने सालों बाद फाइनली वाइट रूल के बाद जो लोग थे उन्हें आज़ादी मिली, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट मिली और साउथ अफ्रीका अब पूरी तरह से फ्री हो चुका था। ऑलराइट, so my dear students, with this we end the wonderful session for our Nelson Mandela chapter MIQs. उम्मीद करती हूँ जितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपको समझ आए होंगे, आपने नोट डाउन किए होंगे। एंड वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। आपको बता दूँ, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम देता है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन, यानी आपकी क्लास 10 की जो पूरी पढ़ाई है इंग्लिश की मैं करा रही हूँ और बिल्कुल ही फ्री। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, कोई भी वीडियो मिस हो गया हो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे होमवर्क्स दिए हैं मैंने, उन्हें कंप्लीट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप चाहें तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।